हमारे कार्यकर्तागण तो आते ही आते हैं, मगर बेनिफिशियरीज आते हैं। और अगर मैं कई बार कनेक्ट रखने के लिए प्रश्न के नाते पूछती हूँ कि क्या आप में से किसी को उज्ज्वला गैस सिलेंडर मिला है, तो हाथ उठाते हैं। अच्छा। और घर मिला है, हाँ उठाते हैं। ऐसे करके मैं कल आपको जानकारी के लिए बोल रही हूँ, मिजोरम गई थी। अच्छा। और मिजोरम में भी एकदम लास्ट कोने पर जहां म्यांमार के हमारी बॉर्डर है, उधर एक एरिया मारा ऑटोनमस रीजन बोलते हैं, जैसे असम में बोडो ऑटोनमस रीजन है, उधर भी और ट्राइबल लोग भी रहते हैं। उधर में प्रश्न पूछने में वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जनता आई और इतने सारे लोग क्लैप्स और हाथ उठाना वगैरह। मुझे एकदम प्रसन्नता है इस विषय की कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वो जो एटीट्यूड है कि जनता तक हर स्कीम पहुंचना चाहिए और इसको मॉनिटर करो, और खुद मॉनिटर करते हैं प्रगति का प्रोग्राम के द्वारा, सबको मिल रही है। ठीक है, और लोग भी हो सकते हैं जिनको मिलना ही है और आने वाले दिन में उनको भी मिलेगा, मगर हर स्कीम प्रधानमंत्री जी का जनता के हित में जो अनाउंस किया गया है वो सब जनता तक पहुंच रही है। जनता तक पहुंच रही है। इसमें इस सारे स्कीम और विकास के बीच में जो होती है परंपरा, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। तो कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, मुख्य तौर पे प्रमुख विपक्षी पार्टी, और दूसरा भाजपा ने भी किया। तो जब दोनों को मैंने कंपेयर किया तो मैंने ये देखा कि कांग्रेस बहुत सारी चीजों में बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही आकर्षक वादे किए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम 30 लाख सरकारी भर्तियां भरेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, हम गरीबी छूमंतर कर देंगे। दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि हम निवेश से नौकरी करेंगे, हम कृषि को ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के वादे और स्पेसिफिक ये वादे, तो आपको क्या लगता है, इसको कैसे देखती है? जनता को ज्यादा आकर्षित कर पाएंगे कांग्रेस का मैनिफेस्टो? इसमें एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ जो मैनिफेस्टो में लिखित रूप में आपको दिखता नहीं, कि जनता ये भी उसमें से समझते हैं कि कौन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद राज्य और राष्ट्र के हालात गंभीर और नाजुक नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए ऐसे ही लुभावने वाले बात हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटका में भी दिए, और सरकार में आए भी कांग्रेस। आज तक आप देख लीजिए पिछले 1 साल में से बार बार कर्नाटका के मंत्रीगण भी, चीफ मिनिस्टर भी मोदी जी को दोषी ठहराते हैं कि हमें पैसा नहीं है, ये सब प्रोग्राम हम चलाना है। और खुद उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये भी कहा कि ये पूरे कार्यक्रम के लिए पैसा दे दिया, मैंने डेवलपमेंट के लिए कोई पैसा बचा नहीं है, देना ही पाऊंगा। यही हुआ राजस्थान में जब सरकार कांग्रेस की थी, तब की मुख्यमंत्री माननीय गहलोत जी ने ओपनली ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को जाएंगे, न्यू पेंशन छोड़ देंगे। क्यों आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ओपीएस के विषय जिक्र नहीं हुआ? और जब पूछने में फॉर्मर वित्त मंत्री जी बोलते हैं नहीं नहीं वो प्रीमेच्योर होगा। प्रीमेच्योर के बाद हिमाचल भी बोले और राजस्थान भी बोले। इसीलिए मैं सारांश इस विषय का, जनता ये देख रहे हैं कि प्रॉमिस देने वाले कौन है और उसको सक्षम तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले कौन होंगे। कांग्रेस 3-4 बार एक्सपोज हो चुके हैं ऐसे लुभावने वाले बात देना प्रॉमिस के नाते, और जनता को उसके बाद हाथ उठाना। इसमें मैं थोड़ा सा 1-2 स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जो वादा भी किया गया है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा। जाहिर तौर पे 2047 तक गरीबी हट जाएगी, ये मान के चला जाएगा विकसित भारत बनता है तो। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम एक झटके में गरीबी हटा देंगे। तो कितना फिजिबल है गरीबी को जल्द से जल्द हटाना? क्योंकि ये तो एक झटके में गरीबी हटा देंगे, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगा। एक झटके में अगर हट जाता गरीबी, माननीय इंदिरा जी को वो शायद वो मैजिक वॉन्ड उनके हाथ में नहीं है, ऐसे करके एलिवेट गरीबी हटाओ हटाओ, हर चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा क्यों लगाना था? सो राहुल गांधी ऐसे पिक्चर दे रहे हैं जो उनके पिताजी या दादी जी और इवन उनके
परदादा उनको इतना ज्ञान इतना ज्ञान नहीं था, दे कुडंट डू इट, और ये मैजिशियन आ गए हमें। यही बात ना, इर्रेस्पॉन्सिबली जब बात करना है, आप जो भी प्रॉमिस देना है दे सकते हो। पॉवर्टी एलिविएशन भारत में ये एक डायमेंशन का नहीं है, बहुत सारे इंडिकेटर के नाते हम उस हर एक इंडिकेटर को उपयोग करते हुए देखना पड़ेगा। पैसा भी क्यों ना हो, एक्सेस टू एजुकेशन अगर नहीं है, एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी अगर नहीं है, और एक्सेस टू स्किलिंग अगर नहीं है, कोई भी परिवार उस हालात से ऊपर उठकर आना असंभव है। इसीलिए मोदी जी का एम्पावरमेंट के लॉजिक को लेकर के हर एक पहलू, गरीबी का कारण जो होता है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स लेके आ रहे हैं। एंड इसके कारण कोविड के बावजूद भी भारत में 25 करोड़ लोग को उस क्या बोलते हैं, गहरा पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी से ऊपर उठकर आ सके। इसीलिए पॉवर्टी को, ये पैसा फेंको गरीबी हट जाएगा, इस रास्ते से सोचने वाले गलत सोच। एक तरीका उन्होंने ये भी दिया है, जो मैनिफेस्टो में वादा भी किया है कि हर गरीब परिवार को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के जरिए 6,000 रुपए जाते हैं किसानों के बीच में, तो उसकी तुलना तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियली वायबल है, फाइनेंशियली वायबल है। अभी तो उनसे पूछ रहा हूँ, जरूर ये बात कहूंगी कि ये सब इर्रेस्पॉन्सिबल बातें हैं। 1 लाख करोड़ ये नहीं बोल रहे हैं, गरीब को दे रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। कितने हैं संख्या, गरीब का संख्या कितने हैं उनके अनुमान से। हमारे 2011 सेंसस, फिर सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, ये सबको अपडेट भी करना है। और अगर एक विषय ये बोलते हैं 1 लाख दे देंगे, बिना ये बोले कि कितने परिवार होंगे जिनको ये देना है, कंडीशनल देंगे, तो पैसा कहाँ से ले आएंगे मुझे ये मालूम नहीं हो रही। क्योंकि देश में बहुत सारे प्रायोरिटीज का विषय है, एजुकेशन और हेल्थ का प्रायोरिटी है, फिर किसान के लिए मॉडर्नाइज करने का प्रायोरिटी है, फिर आज भी ऐसे दूर दराज गांव है जहां कनेक्टिविटी का हम कोशिश करना है, बॉर्डर सिक्योर रहना है। इतने सारे काम को छोड़ करके हाथ में 1 साल के लिए 1 लाख रुपया दे देंगे, फिर अगले साल कहाँ से आएगा पैसा? और 1 साल में उनको 1 लाख मिलने में क्या सचमुच उनके गरीबी हट जाएगा? ये सब ऐसे सेड टेम्पटेशन क्रिएट करने के लिए, जनता को कंफ्यूज करने के लिए करने वाली बात है। मैं याद दिलाऊं, 2009 में किसानों का कर्ज माफी का बात इस बार भी किया गया, 50% किसान का भी माफी नहीं हुआ। वोट तो कमा करके आ गए उस प्रॉमिस के ऊपर, उसके बाद किसान का हालात हर स्टेट में आप जाकर पूछ लीजिए 2009 का विषय में। इसलिए कांग्रेस गड़बड़ करके इकोनॉमी को, ठीक चलने वाले पटरी को हट करके या टेढ़ा मेढ़ा करके फिर भारत का इकोनॉमी को ऐसे के वैसे छोड़कर चले जाएंगे, उनको जिम्मेदारी नहीं है। इसमें एक सवाल और पूछूंगा, फिर बाकी मुद्दे पे जाऊंगा। वो ये है किसान को लेकर। किसान आंदोलन काफी दिन तक चला, मुद्दा था एमएसपी की गारंटी दी जाए। भाजपा के मैनिफेस्टो इस पर चुप है, ये है कि किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां जोर शोर से अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी रैलियों में इसको उठा रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। कोई गुंजाइश आपको दिख रही है कि ऐसा किया भी जा सकता है? हमारे प्रयत्न किसान के लिए, जैसे मैं गरीब के विषय में बोली, बहुत ही पहलू से कनेक्टेड है। किसान का आमदनी बढ़ाना, उनको मार्केट एक्सेस देना। भारत इतना बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कनाडा से सब चाह रहे हैं उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इधर ले आएंगे। गेहूं हो, दूध से संबंधित विषय, घी हो या चीज हो, और कनाडा से पल्सेस हो, दलहन हो, इन सबको मार्केट सब चाहते हैं। भारत का इतना बड़ा मार्केट, मगर उससे पहले हमारे ही किसान को इस मार्केट का पूरे एक्सेस मिलने के लिए मोदी जी लाख कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ओपन करो, सभी किसान अपने आप कहाँ भी मार्केट प्राइस मिलेगा, और एक्सपोर्ट का जहाँ अपॉर्चुनिटी है वो मार्केट भी खोल दो। ऐसे करके किसान के विषय में, और उनके इनपुट कॉस्ट जो बोलते हैं, जो सामान खरीद कर किसान उपयोग करना है,
उनका कॉस्ट रिडक्शन के लिए काम करते हैं ऐसे, और वो ऊर्जा भी उत्पादन करें उनका खेती का चारों ओर से, और उससे उनका इलेक्ट्रिक बिल कम हो और वो कमा भी सकते हैं। ऐसे सोच समझ कर किसान का हालात बेहतरी हो इसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी ओर ये सब के ऊपर ध्यान ना देते हुए, जैसे गरीब के लिए 1 लाख, ये इसी रास्ते पे चलते हुए एमएसपी दे देंगे, कानूनन दे देंगे, बोल सकते हैं, मगर जो एफर्ट अभी हुआ है उससे मैं इसमें डिटेल में जाने से पहले कांग्रेस के ऊपर ये एक आरोप जरूर लगाऊंगी, किसान के ऊपर, एमएसपी के ऊपर, और खरीद जो एमएसपी के द्वारा खरीदारी जो होती है, इन सब में कांग्रेस बात करने का उनका नैतिक अधिकार नहीं है, ये मेरा मानना है। क्यों? 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 2 सालाना, मतलब 2 साल के एक बार मंत्रीगण का स्तर पर मीटिंग होता है। उस मीटिंग में कांग्रेस ने 2013 में प्रोक्योरमेंट बंद करने का समझौता एग्री करके आए। 2017 से आज भारत देश में कोई भी किसान से एमएसपी के द्वारा खरीदना बंद ही होता अगर उस अग्रीमेंट को माननीय मोदी जी आकर हटा नहीं किया। हमने 2014 से लेकर 16 तक इतना नेगोशिएशन करके उसको हटा करके ये बोले कि पीस क्लॉज दो, मतलब हम जब तक एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता हम खरीद भी लेंगे, स्टॉक भी रखेंगे और पीडीएस के द्वारा राशन भी देंगे। ये पूरे तीनों सिस्टम एकदम उस समझौता के वजह से हट जाना का कगार में आ गए हम। ये काम करने वाले कांग्रेस आज किसान को एमएसपी में गारंटी दे रहे हैं, फिर क्यों 2013 में ये समझौता डब्ल्यूटीओ करके आए? किसान का बर्बाद और रेशन में गरीब को जो मिलता है ये सब सत्यानाश होता था अगर वो आगे बढ़ती। एक बात तो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि एमएसपी गारंटी को छोड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, 6,000 रुपए दिए जा रहे थे, तो कई लोगों की ये डिमांड थी कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन लिंक्ड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। बीच में ऐसा भी आया कि शायद सरकार इस पर विचार करे, तो अभी ये आपको लगता है कि बढ़ाना वाकई सही मांग है? एक नजरिया से जो मांग रहे हैं उनका कारण हो सकता है, मगर देखना चाहिए कि क्या उससे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और छोटे किसान और भी है जिनको इसमें ले आना, जोड़ना, ये विषय में बहुत सारे पहलू है जिसके ऊपर अध्ययन सरकार कर रही है, मगर मैं ये अभी कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब तक हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की, अब आपके मैनिफेस्टो की बात करें भाजपा के, तो 10 साल सरकार में रहने के बाद पीएलआई स्कीम अलग अलग सेक्टर में आया, काफी कोशिश की गई निवेशकों को लाने के लिए। अब हम कह रहे हैं कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। अब ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए क्या कोई अलग रणनीति आपके पास है, अलग रोड मैप है, या फिर जो मौजूदा रोड मैप है इसी का विस्तार करेंगे, उसी को एक्सपेंड करेंगे? मेक इन इंडिया जब अनाउंसमेंट हुआ 2015 में, तब ही हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का रास्ता ही उसमें विवरण किया गया था। भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो और वो भी भारत के जीडीपी को बढ़ाने के लिए हो और इधर से मैन्युफैक्चर करके विदेश को एक्सपोर्ट करने के लिए हो, ये सब उस मेक इन इंडिया का पार्ट ही था। फिर आत्मनिर्भरता उसमें जोड़ते हैं। सो जहां हम इंपोर्ट करते हैं ऐसी चीज जो हम भारत में ही मैन्युफैक्चर कर सकेंगे, वो भी आत्मनिर्भर भारत के अंदर मेक इन इंडिया के साथ जोड़ा। उसका नतीजा देख लीजिए, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स 25,000 करोड़ से ज्यादा हो गया, 25,000 करोड़ से ज्यादा हो रही है एक्सपोर्ट, सिर्फ एक्सपोर्ट में बात हो रही है। सो भारत में जो डिफेंस का रिक्वायरमेंट है वो भी अभी प्रोडक्शन हो रही है। हमारी इंपोर्ट कम हो रही है डिफेंस के लिए और एक्सपोर्ट भी हम इधर से कर रहे हैं। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया दोनों इसमें जोड़ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं डिफेंस में, ये एक उदाहरण मैंने लिया। ऐसे ही उदाहरण इंजीनियरिंग और एमएसएमई, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जरूर हम करेंगे और इससे जुड़ा हुआ ही था पहले अनाउंसमेंट मेक इन इंडिया। इसमें यह माना जाए कि एलन मस्क जैसे उद्योगपति का आना, निवेशक का आना एक इसमें और एडिशन करेगा?
जरूर, हम तो वेलकम करते हैं कि प्लीज सब इधर भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्योंकि वातावरण इधर अनुकूल है, हमारे युवा अच्छा क्वालिफाइड स्किल्ड भी है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सस्ते में भारत में सब फैसिलिटी मिलता है। इसीलिए हम तो खुलेआम सबको इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कम एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। कुछ आप शेयर कर सकते हैं कि एलन मस्क का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आप देख रही हैं? में एक बड़ा सा कंपनी भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग का इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं, उससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एक अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ, भारत में हाई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बड़े कंपनियां आकर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग वातावरण अनुकूल है और इसमें भारत का भी उपयोग है, विदेश में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। निवेश के मोर्चे पर एक और पिछले दिनों घटना हुई, वो ये थी जेपी मॉर्गन का बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का शामिल किया जाना। इसको निवेश बढ़ने के लिए कितना मददगार साबित होगा? ये अच्छा सा कदम है। हम तो पिछले 2 साल से बहुत नेगोशिएट किए और इनवाइट किए, भारत का डिटेल्स उनको दिखाए, उसके कारण आज इस जुलाई से वो शुरू भी हो रही है और ब्लूमबर्ग का लिस्टिंग भी जनवरी से होने वाले हैं। सिर्फ जेपी मॉर्गन का लिस्टिंग के वजह से ऑटोमेटिक फ्लो, मतलब विदेश में फंड्स एक एक इंडेक्स को देखते हैं और उस इंडेक्स में लिस्टेड आइटम्स को बाय रूटीन पैसा जाते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। जेपी मॉर्गन के लिस्टिंग के द्वारा जो उनके इन्वेस्टेबल फंड्स होता है, वो सब अभी एक प्रोपोर्शन के अनुसार जापान में इतना जाना, चाइना में इतने जाना, कहीं और जाना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत में भी अभी जाने का रास्ता वो स्पष्ट दिखा गए। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि भले ही सरकार या भाजपा अभी चुनाव प्रचार में है, लेकिन अधिकारीगण अभी काम कर रहे हैं और 100 दिन का एजेंडा बनाया जा रहा है। तो ये 100 दिन का एजेंडा बनाने के पीछे क्या मकसद है? चूंकि तो अभी चुनाव प्रचार में सरकार बनेगी, फिर आएंगे, तो ये क्या बजट की तैयारी है या फिर आगे का रोड मैप अभी से बनाना चाहते हैं? रोड मैप तो हमारे संकल्प पत्र में 5 साल के लिए क्या कर रहे हैं और ये 5 साल के लिए जो भी कर रहे हैं वो 2047 को मन में रखते हुए इस 5 साल का रास्ता हम दिखा रहे हैं। उसमें से भी जो 100 कदम हम पहले 100 डेज में, इतने सारे कदम ये फर्स्ट 100 डेज में जो कर पाएंगे, उसका नक्शा रेडी हो रही है, जिससे जैसे प्रधानमंत्री जी ने, मुझे याद है आरबीआई का फंक्शन में जब हम सब बैठे थे, उधर क्लियरली बोले कि आप सबके पास तो टाइम है, आप भी काम करिए। शपथ ग्रहण होने के तुरंत बाद हम एकदम काम में जुट जाएंगे। ये बयान काफी चर्चा में रहा, क्योंकि आरबीआई को कहा जा रहा था कि सिर्फ आरबीआई के नहीं, जहां मेरा समझ है उस इवेंट में आरबीआई के उस फंक्शन में पूरे इंडस्ट्री से, बिजनेस से, बैंक से जुड़े हुए बहुत सारे वरिष्ठ ऑडियंस में थे और आरबीआई भी थे। सो सबको ये कहा आपके हाथ में तो टाइम होगा, मैं तो कैंपेन में हूँ, आप रेडी रहिए। तो लोगों ने ये कयास लाया कि फाइनेंशियल मोर्चे पे कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं सरकार में आते के साथ ही। खैर, इन सब के अलावा अभी 2-4 घटनाएं हुई हैं जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, जैसे इजराइल ईरान का संघर्ष, उससे निवेशक भी उस पर काफी पैनिक में रिएक्ट किए हैं। तो इससे कितने तैयार हैं भारत निपटने के लिए? ये तो मैं कह नहीं सकती हूँ पूरे तैयार है। जैसे वो डेवलप होते आएगा वैसे हम भी इधर जितने कदम उठाना है उसके अनुसार भारत के हित में वो हम लेने के लिए हर तैयारी कर रहे हैं। जैसे कोविड के बाद क्रूड प्राइसेस का गिरावट हुई, फिर ऊपर चढ़ने लगा, फिर ये सैंक्शन के विषय आने के बाद भी भारत के हित में रशिया से हमने क्रूड इंपोर्ट करना शुरू किया। वैसे ही मैं मानती हूँ हर ऐसे चैलेंज में हम हमारे हित में का क्या करना है, कब करना है, इसके ऊपर अध्ययन करके सभी डिपार्टमेंट के बिठा करके निर्णय लेते हैं। डेफिनेटली इसमें भी हम अलर्ट रहेंगे। इन सब से अलावा एक मुद्दा काफी सुर्खियों में, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके। कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाया इलेक्टोरल बॉन्ड कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं था, उसके तौर तरीके पहलू, अलग अलग पहलुओं पे था। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि ये एक बहुत ही अच्छा टूल था, तो नई सरकार आने के बाद अगर आप आती हैं सत्ता में तो इलेक्टोरल बॉन्ड को नए रूप में लाने की कोशिश करेंगे?
उसके लिए बहुत सारे चर्चा गोष्ठी विमर्श सब करना चाहिए। और क्योंकि पिछले बार जो सिस्टम था उससे बेहतर था इलेक्शन बॉन्ड्स, अभी जो आने वाले दिन में जो भी करना है उसका भी मैं मानती हूँ बहुत कंसल्टेशन के बाद सरकार आगे बढ़ना चाहिए। इतने सारे आपने सरकार के कामकाज गिनाए, तो मेरा एक सवाल है कि वित्त मंत्री चूंकि चीजों में काफी दिल से जुड़ी रहती हैं, क्योंकि पैसा खर्च होता है, खर्च करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, लेकिन चुनाव में इन डेवलपमेंट के मामले को चर्चा होते होते बात भटक के चली जाती है पोलराइजेशन पे, तो ये आपको दुखी करता है या फिर आप कैसे देखती हैं? क्योंकि डेवलपमेंट 10 साल सरकार ने किया है, उस मुद्दे पर चुनाव लड़े जाने चाहिए, उस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, लेकिन उस मुद्दे बहस होते होते मुद्दा कहीं और चला जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का परफॉर्मेंस, उनके डेवलपमेंट और गरीबी हटाना, गरीब का समझना, गरीब के रिक्वायरमेंट को समझ करके पिछड़ा और दलित और ट्राइबल लोगों को उनके समस्या उठाना और उसका निष्कर्ष ले आना, इन सब में मोदी जी का रिकॉर्ड परफेक्ट है। ये इस विषय के सामने उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं जनता के बीच में, और विपक्ष को ये पूरे समझ है कि इस रिकॉर्ड को हम तोड़ नहीं सकते। इस रिकॉर्ड के सामने उनके पीछे 10 साल हो और उससे पहले 40 साल हो, कुछ खड़ा हो नहीं सकता है। इसीलिए उनको सूटेबल है कि जैसे पहले करते थे, आप पीसमेंट का राजनीति, माइनॉरिटी को अपीस करो और भटकाव की भाषण दो और मेजॉरिटी को बार बार दिखाओ कि आप कुछ नहीं है वगैरह वगैरह। ऐसे पोलराइजेशन उनको आवश्यक है, हमें आवश्यक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना स्पष्ट है। डेवलपमेंट के रास्ते में जब सबको सब मिलता है, ये भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं बचता इस देश में। देखिए कैसे ज्ञान का, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको क्यों सामने रख के प्रोत्साहन के नाते बात करते हैं मोदी जी, क्योंकि जब गरीब की बात करते हैं उसमें सभी जातियां और मजहब आ जाता है कि कोई भेदभाव नहीं है, गरीब हो तो आपका आगे ले जाना ही चाहिए, वैसे ही नारी वैसे ही। इसीलिए मोदी जी का मन में इस देश में सब आगे बढ़ना चाहिए, ना कि एक वर्ग, ना कि दूसरे वर्ग से झगड़ा करना। ये टिपिकल कांग्रेस के मानसिकता है। और उसमें एक विषय जोड़ रही हूँ, इतने हद तक जाते हैं कि उनके वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस अपने फ्लैग, कांग्रेस पार्टी का फ्लैग को भी, झंडा को भी कैंपेन में दिखा नहीं रहे, क्योंकि मुस्लिम लीग लोग बोले नहीं नहीं आपके फ्लैग नहीं होना चाहिए। उनके अपने पार्टी का फ्लैग तक, जब कैंडिडेट कांग्रेस का है, कांग्रेस का, हम तो जहां कैंपेन में जाते हैं हमारे बीजेपी का फ्लैग सिर्फ नहीं रखते, हमारी अलायंस पार्टनर सबका फ्लैग रखते हैं। कैंडिडेट जब कांग्रेस का है, कांग्रेस का फ्लैग नहीं रख रहे हैं बयान में। अपीसमेंट का भी हद है भाई। इतने सारे कहने के बावजूद कांग्रेस आरोप लगाती है कि दो मुद्दे से हमेशा सरकार या बीजेपी भाग रही है, वो है महंगाई और रोजगार। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री इंटरव्यू में कुछ नहीं कहते, मैनिफेस्टो में कुछ बड़ा नहीं कहा जाता है। क्या वाकई ऐसी चीजें जिससे बचना चाहती है बीजेपी? मैं ऊपर से उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पिछले अक्टूबर 22 से लेकर 23 नवंबर तक 10 लाख सरकारी नौकरी में हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर देने वाले कौन है भाई? राहुल गांधी है, उनके राजस्थान में या उनके हिमाचल में सरकारी नौकरी किसी को दिया? मोदी जी ने दिया। और स्टैंड अप के द्वारा कितने लोग यूनिकॉर्न बने, 100 लोग। ऐसे यूनिकॉर्न में एक बंदा चलाता है कि उनके अंडर काम करने वाले भी होते हैं। इसीलिए और उस तरह का जॉब्स भी, और स्वनिधि के द्वारा छोटे छोटे एमएसएमई का, ऐसे छोटे उद्योग भी बड़े उद्योग भी मोदी जी करके दिखाए। मगर आप लोग कुछ नहीं किए और रोजगारी के ऊपर हम बात कर रहे हैं और वो शिकायत हमारे ऊपर डाल रहे हैं। और महंगाई के विषय में आप देख रहे हैं कि महंगाई कम होते आ रहे हैं और हमारे द्वारा कितने सारे दाम कम करने वाली चीज, भारत आटा, नेफेड के द्वारा, मदर डेयरी के द्वारा आलू प्याज का बंटवारा, ये सब कौन करना? हम तो किए हैं। मगर यूपीए के सरकार के द्वारा 10 साल के 22 मंथ्स कंटिन्यूअसली
लगातार डबल डिजिट में इन्फ्लेशन उनका समय में था, हमारा नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि वित्त मंत्री होने के नाते भी आप उसके बाद भी चुनाव प्रचार के दौरान भी अब काफी इलेक्शन कैंपेन में जा रही हैं, अलग अलग जगहों पे जा रही हैं। तो पहले ये मामला चला कि शायद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। आपने कहा कि नहीं, मैं अब नहीं लड़ूंगी। आपका एक बयान बड़ा सुर्खियों में रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। तो कैसे देख रहे हैं, क्या आपने क्या सोच के नहीं लड़ने का फैसला लिया? आखिर पार्टी तय करती है, मैं कुछ भी कहूं, आखिर पार्टी अगर बोलती है नहीं आप जाओ इधर कंटेस्ट करो, हम तो मानने वाले पार्टी है। कार्यकर्ता बीजेपी का कोई पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता, बोल भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो पार्टी को ही सर्वोत्तम मानते हैं, देश के बाद पार्टी। आपकी बातचीत से लगा तो दिल से तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, मेरा सच्चाई पार्टी के सामने रखी मैं। क्यों? अगर पार्टी बोलती है नहीं फिर भी आप जाओ, मैं तो करना ही है। क्या तक बचना चाह रही थी आप चुनाव से? नहीं, कोई बचने का बात नहीं है, सच्चाई का बात मैंने बोली, बचने वाली बात कुछ नहीं है उसमें। चलिए, अगर चूंकि साउथ में आप गई हैं काफी दिन तक, तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी काफी दिन तक साउथ में रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, तो क्या लगता है कि साउथ में एक नया इतिहास भाजपा बनाएगी? कोशिश तो अच्छा कोशिश हुए हैं, सब मंत्रीगण गए साउथ में, सिर्फ तमिलनाडु नहीं है, सभी 5 स्टेट्स में गए हैं, अच्छा कैंपेन चल रही है। जरूर जनता में एक अच्छा रिकग्निशन है कि बीजेपी का कामकाज अच्छा है, ट्रांसपेरेंसी है, करप्शन रहित सरकार दिए हैं 10 साल। देखते हैं रिजल्ट कैसे। पिछले साल से ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा आने की उम्मीद? कोशिश तो करते हैं, केरला में खाता खुलेगा, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं कि आप जाती इतनी मेहनत करती हैं, धूप में अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो ये थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो सरकार ने पिछले 10 साल में किया है उसका काफी ज्यादा असर लोगों में दिख रहा है, और इसका प्रतिबिंब आपको चुनावी रिजल्ट में देखने को मिलेगा।